क्या ऋतुराज सिन्हा इस बार के चुनावी मैदान में उतरेंगे? पार्टी जो निर्णय करती है उसको फॉलो करना हमारा काम है। हम हर एक सीट जीतने के प्रयास करेंगे। इसके बीच का पर्सनल मैटर है, दूसरा किसी के परिवार का मैटर है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक के आज इस महारथी के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में और धन्यवाद कि आपने बिहार तक को समय दिया है। धन्यवाद। ऋतुराज जी, चूंकि चुनावी साल है, पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। अभी भी उनका पटना में रोड शो हुआ, विक्रमगंज में उनकी एक रैली हुई, उन्होंने 50,000 करोड़ का बिहार को सौगात भी दिया। लेकिन विपक्ष की तरफ से एक सवाल जो आता है कि चुनावी साल है तो मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पिछले कुछ समय के हर एक विजिट का जरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए और उसमें आकलन करिए कि प्रधानमंत्री जी जितना बार बिहार आए हैं, ना खाली हाथ आए हैं, ना खाली वादे करने आए हैं। प्रधानमंत्री जी हर एक बार बिहार को कोई ना कोई बड़ी सौगात देते हैं और इस बार उन्होंने पटना में जैसे एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पटना जिस तरह से एक महानगर डेवलप हो रहा है, पटना की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एक सेकेंड एयरपोर्ट की जरूरत होगी, ये सोच के बिहटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। लालटेन युग में, लालू जी के शासनकाल में, जो बिहार कभी कभी घर तक बिजली पहुंचा पाता था, किसान तक बिजली पहुंचने की तो बात छोड़ दीजिए, उस बिहार को नबीनगर के उपकरण के बाद एक पावर सरप्लस स्टेट बनाने के लिए मोदी जी आए। तो आप बताइए कि मोदी जी के आने से बिहार को फायदा हुआ या बिहार को घाटा हुआ? तो जिन लोगों को मोदी जी के आने पे टिप्पणी करना है या उस पे आपत्ति है, वो मुझे बताएं कि बिहार की तरक्की से या बिहार के बढ़त से, बेहतरी से क्या उनको कष्ट है? ऋतुराज जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ बीजेपी या पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन वही विपक्ष का यह आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने एक इवेंट बना दिया है। उसके रास्ते जो है बीजेपी बिहार में राजनीति करना चाहती है, इसलिए बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्टर लगाए जाते हैं। मोदी जी ने जो बयान दिया था कि मेरे नशों में खून नहीं सिंदूर बहता है, इसको लेकर के भी विपक्ष की तरफ से कई बार जो है पीएम पर निशाना साधा गया। देखिए, जात धर्म इस सबसे बहुत बड़ा है देश। कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं होती है। जब वो हर एक चीज को जाति में नाप तोल के देखते हैं तो उनको लगता है कि वो समाज का कल्याण कर रहे हैं। और जब मोदी जी के नेतृत्व में सेना के शौर्य को सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रवादी लोग इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उनको वो पॉलिटिकल लगता है। तो ऐसे लोगों से क्या बात करना। मेरा स्पष्ट ये कहना है कि आप देखिए, रोड शो में झंडा क्या भाजपा का है या तिरंगा है? आप देखिए कि प्रधानमंत्री के संबोधन में सेना के गौरव की बात होती है या पार्टी पॉलिटिक्स, जात बिरादरी की बात होती है? तो जिनको देश हित समझ में नहीं आता, उनके बारे में क्या टिप्पणी की जाए? चलिए, चूंकि बिहार में इस साल चुनाव है तो हम चुनाव पर ही बात करेंगे। और इस साल चुनाव है, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी सीट बंटवारे को लेकर के? क्या ऋतुराज सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में दिखेंगे? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के वक्त में आपकी खूब चर्चा थी कि असंभवतः पटना साहिब की सीट से जो है वो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप चुनावी मैदान में ही उतरे। विधानसभा का चुनाव है, क्या ऋतुराज सिन्हा इस बार के चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या बीजेपी के लिए यंग फेस बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है और संगठन का एक अनुशासन है। जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ टिकट लेने और देने के लिए नहीं जुड़ते। आप समाज में सेवा, देश के लिए कुछ काम करने के लिए जुड़ते हैं। मैं तो उसी कारण से जुटा हूँ। राजनीति मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, राजनीति मेरे लिए कमाई का स्रोत नहीं है, ईश्वर की कृपा से। तो जो भी समय राजनीति में मेरे जैसे लोग लगाते हैं, युवा पीढ़ी के लोग लगाते हैं, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बची बात चुनाव लड़ने की, तो ना मेरी इच्छा थी ना है। पार्टी जो निर्णय करती है उसको फॉलो करना हमारा काम है।
पार्टी जो उचित समझेगी, जब उचित समझेगी, तब उसकी बात। पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतारेगी तो क्या ऋतुराज सिन्हा चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसी ना कोई चर्चा है, ना ऐसी कोई इच्छा मैंने व्यक्त की है। अगर पार्टी उतारती है तो क्या उतरेंगे? सीधी सी बात है कि आज न टिकट बंट रहा है, न टिकट की कोई चर्चा हो रही है। चुनाव की तैयारी में सबको काम मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाख कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगा है। मुझे भी जो थोड़ा बहुत काम मिला है मैं उसमें लगा। 25 के चुनाव में ऋतुराज सिन्हा की क्या भूमिका होगी? 25 के चुनाव में मेरी वही भूमिका होगी जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की होगी। एक सहज कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी टास्क मिलेगा, जब जब मिलेगा, जैसा जैसा मिलेगा, वो हम सब मिलके करेंगे। क्योंकि हमारे लिए जरूरी सिर्फ चुनाव और सीट और टिकट नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि देश के विकास के धारा में बिहार भी जुड़े। मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े। बिहार फॉरवर्ड गियर की जगह पे रिवर्स गियर लगाने में जो लोग लगे हैं, लालटेन युग के तरफ ले जाने के लिए जो प्रयासरत हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिले, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन आप 225 की बात करते हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि 2025 225 कैसे पूरा होगा? 225 का जो नंबर है उसको कैसे पूरा करेंगे? इसके लिए बीजेपी या फिर एनडीए की क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगे हुए हैं क्षेत्र में। उनके जो तमाम गठबंधन के जो दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी यात्रा बिहार में निकाली थी, वीआईपी है, तमाम जो दल हैं सब लोग कोशिश करें। तो 225 सीटें बीजेपी या फिर ये यूं कहें कि एनडीए कैसे पूरा करेगी? देखिए, चुनावी राजनीति में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मैं ये मानता हूं कि हर एक पार्टी का अपना लक्ष्य होता है, वो आंतरिक होता है। हर एक पार्टी की रणनीति होती है, वो आंतरिक होती है। वो चर्चा करने का विषय प्रेस के सामने नहीं होता है। हम हर एक सीट जीतने की प्रयास करेंगे। और बची बात सामने वालों की तैयारी की, तो वो भी तैयारी करें, हम भी तैयारी कर रहे हैं। बाद बाकी जनता जो तय करेगी वही फाइनल होगा। ऋतुराज जी, आप युवा नेता हैं बिहार में, बिहार के लिए युवा हैं राजनीति में भी, और बिहार में कई सारे ऐसे युवा चेहरे हैं जिनमें यूं कहें कि बिहार जो है वो भविष्य तलाश रही है आगे की राजनीति को लेकर। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार जैसे नाम हैं। कन्हैया कुमार ने कुछ दिन पहले बिहार में यात्रा निकाली थी, पलायन रोको यात्रा। उनकी इस यात्रा को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं ये कहूँगा कि पहले हर एक युवा बिहारी को अपने परिवार और अपने खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए। कन्हैया कुमार जी राजनीतिक परिवार से नहीं है। कन्हैया कुमार जी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो अगर अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे तो वो दूसरे का पलायन क्या रोकेंगे? मेरा ये मानना है कि हर एक राजनेता को पहले अपने पैर पे खड़ा होके अपनी क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए, बाद में राजनीति में पहल करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं बोलते ज्यादा हैं और करके दिखाने के लिए कम होता है। कन्हैया किस कैटेगरी के नेता लगते हैं आपको? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि बिहार को कैसा आदमी चाहिए लीडरशिप के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति की सूझबूझ हो, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेटिवली केपेबल हो, जो सत्ता में आने के बाद देश और जनता और बिहार की जरूरतों को कैसे पूरा करना, उसका रोडमैप उसके सामने हो, वो कार्रवाई करवाने के लिए वो सक्षम हो। खाली राजनीति करने से, दिन भर पॉलिटिक्स करने से बिहार का सूरत नहीं बदलने वाला। बिहार का सूरत बेहतर तब होगा जब नई पीढ़ी नई सोच के साथ, नए काम करने के तरीके के साथ एक युवा बिहारी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने में सक्षम अपने आप को पहले बनाएगी, बाद में राजनीति करेगी। चिराग पासवान आपके सहयोगी हैं आपके। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार उन्हें बुला रहा है। क्या लगता है, क्या चिराग पासवान कभी भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा? ये मेरी टिप्पणी का विषय नहीं है। मेरा ये मानना है कि चिराग पासवान जी एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी बोलचाल भाषा में झलकता है। मुख्यमंत्री के दावेदार लगते हैं आपको भविष्य के लिए? मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री का दावेदार जो है वो आपके और मेरे मीडिया चैनल पे बात करने से तय नहीं होता। मेरा ये मानना है कि चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जिनमें बहुत संभावनाएं हैं, पर ऐसे और कई लोग हैं बिहार में
जिनमें उतनी ही संभावनाएं हैं। तो समय बहुत चीजें तय करता है। आज तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा कभी? देखिए, आज आपको कोई वैकेंसी दिखती है क्या? माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का विश्वास उनके नेतृत्व में है। तो आज जिस प्रश्न का कोई तर्क नहीं बनता, उसके ऊपर चर्चा करने से लाभ क्या हो? चलिए, अंत में हम थोड़ा बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के बारे में बातचीत करेंगे, लालू परिवार। जिस तरीके से उनके परिवार में बवाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया था कि वो किसी लड़की के साथ, अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में है। फिर उस पोस्ट को वो डिलीट कर देते हैं, फिर से पोस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। और तेज प्रताप लास्ट में पोस्ट करते हैं कि उनकी आईडी जो है वो हैक कर ली गई। उसके अगले दिन लालू यादव का एक ट्वीट आता है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मेरा सबसे पहला व्यू ये है कि ये एक दो अडल्ट्स के बीच का पर्सनल मैटर है। दूसरा, किसी के परिवार का मैटर है। और बिहार का एक संस्कार है कि दूसरे के घर की बहू बेटी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मेरा यह भी मानना है कि महिलाओं की सशक्तिकरण एक समाज में चेतना कितनी है उसका सूचक होता है। किसी भी समाज के डेवलपमेंट का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि वहाँ महिलाओं का कितना स्थान और सम्मान और उनका कितना न्याय मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लालू परिवार भी सामाजिक न्याय की शुरुआत अपने घर से करेगा। क्या लगता है, लालू जी ने फैसला लिया अपने बेटे को परिवार से बाहर करने का, पार्टी से बाहर करने का, इस फैसले को आप क्या मानते हैं, सही या गलत? लालू जी का परिवार है, लालू जी की पार्टी है, लालू जी का निर्णय है, इस पे हमको क्या कहना? आपका व्यक्तिगत मेरा कोई पर्सनल इस पे व्यू नहीं। चलिए, तो देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा थे और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। हमारे साथ महारथी के एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं महारथी के अगले एपिसोड में।